हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लिए एक नए पार्ट के साथ, जहां हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में किस तरीके से होता है। मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आपके लिए ये सारा कोर्स, चाहे नीट हो, आईआईटी जेईई हो, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल से। इस अच्छी बात के साथ हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरीके से होता है, मैं आपको बताती हूं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। तो सबसे पहले हमारे नीट के कोर्स मॉड्यूल में इतनी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। पहली चीज है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उस हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलता है। और एक दो वीडियो नहीं, एंटायर टॉपिक्स, पूरे चैप्टर के टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। देन वी ऑल्सो हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। सेशन में ही डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करिए, अपने डीपीपी यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए उसे डाउनलोड करिए और फिर करिए उसे सॉल्व। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपसे बन भी जाते हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। फिर भी आपको नेक्स्ट में मिल जाता है डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो। सोल्यूशन वीडियो से आपके सारे कंसेप्ट्स और ज्यादा और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाते हैं। वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर, देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के एंड में जितने साइंटिस्ट उस चैप्टर में इन्वॉल्व हैं उसकी लिस्ट आपको अलग से देती हूं मैं, उनने क्या क्या काम किया है और किस ईयर में काम किया है। ये तीनों बातें मैं आपको अलग से एक सेशन में प्रोवाइड करती हूं ताकि आप इजीली लर्न कर सके, आपको ढूंढना झंझोड़ना नहीं पड़े अपने नोट्स को साइंटिस्ट के बारे में याद करने के लिए। देन वी ऑल्सो हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस होते हैं यही हमें प्रिपेयर करते हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बता देते हैं कि पिछले एग्जामों में किस तरीके से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, किस वे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वी ऑल्सो हैव डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आप मुझे अपने डाउट सेंड करते हैं और मैं आपको सेंड करती हूं उसका सोल्यूशन। राइट तो हम मिलजुल कर बहुत सारी बातें करते हैं, एक इंटरेक्शन होता है, डाउट सॉल्विंग होती है। अलग से एक सेशन में वी ऑल्सो हैव वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं देना। एंड वी ऑल्सो हैव गाइडेंस सेशन। जो भी एनटीए का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है, कोई भी अपडेट होती है, आपके नीट रिलेटेड एग्जाम से जितनी भी जानकारी है, वो सारी चीजें, और आप डिमोटिवेट ना हो जाओ इन सब चीजों के लिए आपके साथ हम लगातार अपने गाइडेंस सेशन से जुड़े रहते हैं, जहां पर आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहता है। वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। हर चैप्टर के लिए वन शॉट रिवीजन एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और इतना ही नहीं, एक बहुत बेहतरीन चीज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में, वो ये है कि वी ऑल्सो हैव एनसीईआरटी सेशन फॉर ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर के लिए हमारे पास एनसीईआरटी सेशन होता है, जहां पर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। एक बार हम चैप्टर जब समझ जाते हैं उसके बाद तो हमारे लिए एनसीईआरटी को समझना और ज्यादा ईजी हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन लोअर एनिमल्स। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हर तरीके के एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, देखा गया, ये बात तो हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले रिप्रोडक्शन की हायरार्की चली। हायरार्की मतलब एक स्केल चला। सबसे सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और स्टैंडर्ड बढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ज्यादा स्टैंडर्ड बढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एनिमल्स में देखा गया, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही एक हायरार्की के थ्रू चलता रहा। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा मेथड, इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करता था। अगर मैं आपको एनिमल्स के बारे में बताऊं तो एनिमल्स जो सबसे पहले मिले वो थे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स जिनने सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। प्रोटोजोअन्स के बाद हमारे पास थे पॉरीफेरेंस, इनके बाद आए पॉरीफेरेंस जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया।
पॉरीफेरन के बाद जब ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे तो दोनों का मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग था, मैं आपको बताऊंगी कैसे, पर हायरार्की समझो। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, फिर उससे थोड़ा सा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, इसके बाद पॉरीफेरन के बाद हमारे पास आए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे कि सीलेंट्रेट्स, और सीलेंट्रेट्स के बाद हमारे पास आए प्लैटीहेल्मिन्स, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ बॉडी डिजाइन इन सब में बढ़ रहा है हायरार्की में, ठीक है। आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज इवॉल्व्ड इन हायरार्कियल पैटर्न, एक हायरार्की में चला है, ठीक है। यानी कि पहले सबसे इजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर उससे और टफ, फिर और बड़ा प्रोसेस हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूं। और पढ़ते हैं, अगर हम प्रोटोजोअन की बात करें तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे तो इनमें कोई गैमीट्स फॉर्म नहीं होते थे। अब देखो हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, एक वो सेल होते हैं जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, और उसके अलावा बॉडी के बाकी सारे सेल्स क्या कहलाते हैं, सोमैटिक सेल्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स में यानी कि प्रोटोजोन्स में क्या होता था कि ये इनके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स यानी कि गैमीट्स प्रेजेंट ही नहीं थे, तो ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी के नॉर्मल सेल से कर लेते थे। नॉर्मल सेल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वो कुछ ऐसे होगा कि वहां पर दो सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, नॉर्मल सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे या उनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, और हमने कह दिया अगर फ्यूजन मिला हमें सेल का तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल्स के द्वारा ना कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के द्वारा सबसे पहली बार देखा गया प्रोटोजोन्स में। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखो एक बार पढ़ लो, नो गैमीट फॉर्मेशन अकर्स एंड ओनली फ्यूजन ऑफ सेल्स और न्यूक्लियस अकर्स। कोई गैमीट नहीं बने, कोई सेक्स सेल्स नहीं बने, बॉडी के जितने नॉर्मल सेल थे वही दूसरे सेल के साथ फ्यूज कर गए, उनका न्यूक्लियस फ्यूज कर गया और उन्होंने नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। नेक्स्ट आता है पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंस में या सीलेंट्रेट्स में क्या होता है, गैमीट फ्यूजन अकर्स बट स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट। पहले गैमीट्स नहीं थे, नॉर्मल सेल फ्यूज हो रहे हैं, अब गैमीट्स आए लेकिन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, अलग से कोई मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं था जो गैमीट्स बना सके, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी में बस एक कुछ गैमीट जैसा सेल मिल गया जो आगे जाकर फ्यूज कर दिया, तो हमने कह दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट, However, specialized reproductive forms are seen in coelentrates. Coelentrates में थोड़ा specialized reproduction देखा गया जैसे कि मेड्यूसा में। इसके अलावा well-defined reproductive organ with the capability of producing gametes were first evolved in platyhelminths. इसके बाद platyhelminths में हमें ऐसा समझ में आया कि gametes के साथ साथ इन्होंने सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना लिए थे। तो ये एक हायरार्की में चला। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हायरार्की देखें, ध्यान से समझना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हायरार्की देखें, और ये हायरार्की हम किस में देख रहे हैं, सिर्फ लोअर एनिमल्स में। अब आप बोलोगे इसमें मैमल्स नहीं है, इसमें वो कॉर्डेट्स नहीं है, यहां पर वो नहीं, सिर्फ ये हम किस में देख रहे हैं, लोअर एनिमल्स यानी कि छोटे स्ट्रक्चर वाले लोअर एनिमल्स, यानी कि जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। उसमें जब हमने देखा तो सबसे पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हुआ करता था उसमें हमें जो बॉडी के सोमैटिक सेल थे वो फ्यूज कर जाते थे, फ्यूज, और या फिर उनका न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, तो हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है। तो ये सबसे पहला फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया। ये किस में देखा गया था, प्रोटोजोन्स में। दिस वाज सीन इन प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब सोचो जब ये प्रोसेस चलता रहा होगा, बहुत बार ऐसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते रहे होंगे, कुछ समय बाद ऐसा टाइम आया जब हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। वो चेंजेस क्या थे, वो चेंजेस ऐसे थे कि अब सोमैटिक सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, गैमीट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अब हमें गैमीट्स मिलने लगे। सो नाउ गैमीट्स वर फॉर्म्ड और वो कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
लेकिन इनके पास गैमीट्स बनाने वाले स्पेशल ऑर्गन्स नहीं थे, यानी कि दे डू नॉट हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे। इसके बाद अब कुछ समय ऐसा आया जब ये वाला रिप्रोडक्शन होता गया, जो ऑर्गेनिजम्स थे वो गैमीट्स से ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। ऐसा कहां पे देखा गया था? ऐसा देखा गया था पॉरीफेरन्स में। तो ये हो गया हमारे पॉरीफेरा का फीचर, पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा इस तरीके से रिप्रोड्यूस कर लेते थे। अब बारी आई नेक्स्ट में, जब नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिला तो गैमीट्स भी प्रेजेंट थे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मिलने लगे। थर्ड में हमें गैमीट्स भी मिलने लगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मिलने लगे। तो ये हायरार्की चली थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहले बॉडी के नॉर्मल सेल से रिप्रोडक्शन हुआ करता था, जहां पर फ्यूजन होता था या तो सेल्स का या फिर न्यूक्लियस का। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन हुआ वो गैमीट्स के इन्वॉल्वमेंट से हुआ, जहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं थे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो अब ऑर्गन्स भी आ गए रिप्रोडक्टिव और गैमीट्स भी आ गए। सो दिस वाज दी हायरार्की जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करता था और ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता था। सीलेंट्रेट्स जो थे वो हायर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते थे, यानी कि उनके पास प्रॉपर गैमीट्स मिलने लग गए थे। एंड वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव गैमीट्स विद कैपेबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमीट्स वर फर्स्ट इवॉल्व्ड इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। यानी कि ये वाला जो हमने लास्ट फीचर लिखा है ये हमें कहां देखने को मिला था? प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, फ्लैटवर्म्स में, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, तो दीज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कहां देखे जाते थे? लोअर एनिमल्स में देखे जाते थे। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन, रिटन, ओके, ऑलराइट। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। अब बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की। तो हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स। ठीक, अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स है, इसका बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक प्रोसेस जिस तरीके से रिप्रोडक्शन होना चाहिए वो क्या होता है? बेसिक क्राइटेरिया इसका होता है सिंगेमी का। ठीक है, और सभी को पता है कि सिंगेमी में होता क्या है। तो सिंगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो जाता है, मेल एंड फीमेल गैमीट। तो यहां पर मेल गैमीट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमीट और इसका रिजल्टेंट क्या बनता है? क्या बनेगा जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे? सबसे पहला फॉर्म बनता है जाइगोट। तो यहां हम बना लेते हैं जाइगोट। ठीक है, ये हम बना लेते हैं जाइगोट। और ये जो प्रोसेस है ये कौन सा लगा? दिस प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर हायर ऑर्गेनिजम्स में ये हो रहा है। एग्जाम्पल में आपको क्या चाहिए? हर एनिमल में ये हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है कि मेल गैमीट आएगा स्पर्म, फीमेल गैमीट आएगा ओवम, दोनों फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्म जो बनेगा वो बनेगा जाइगोट, विच इज अ टू सेल स्ट्रक्चर, जहां पर मेल गैमीट जो है वो नेचर में होता है हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट नेचर में होता है हैप्लॉइड। जब दो हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है, वो होता है डिप्लॉइड। हाँ मैडम, इतना तो हमें मालूम है। इसके आगे क्या है? इसके आगे कुछ डेविएशंस हैं। वी हैव सर्टेन डेविएशंस, ठीक है, और वो डेविएशंस क्या क्या है? डेविएशंस फ्रॉम या डेविएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एक अलग चीजें भी हो रही हैं।
वो अलग चीजें क्या होने वाली हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है, इट इज व्हाट, इट इज दी नियोटेनी। नियोटेनी का प्रोसेस देखा जाता है। मैं समझाऊंगी क्या होता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप है नियोटेनी, दूसरा टाइप होता है पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, ठीक है। तीसरा टाइप होता है एंड्रोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस। इसके अलावा एक और फोर्थ टाइप होता है जो होता है गाइनोजेनेसिस। और गाइनोजेनेसिस के अलावा एक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जो कहलाता है, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो, पार्थोजेनेसिस। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप पार्थोजेनेसिस बहुत अच्छे से जानते हो? जहां मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन का, वहां मैंने आपको पार्थेनोजेनेसिस एक बार समझा दिया था बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वापस से देखने की जरूरत है, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी हमें यह समझ में आता है कि जब एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनमें सिंगेमी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिंगेमी होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, लेकिन इसके अलावा एनिमल्स में कुछ और फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। पहला है नियोटेनी, नियोटेनी, दूसरा है पेडोजेनेसिस, नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस। देन वी हैव एंड्रोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो वी हैव गाइनोजेनेसिस which is again very important as a process, and then we have parthenogenesis, parthenogenesis का process. So these are the different टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये डेविएशंस होते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही कुछ टाइप्स हैं, नियोटेनी, पेडोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस, गाइनोजेनेसिस एंड पार्थेनोजेनेसिस। आपका आज का सेशन का होमवर्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये पांचों नाम जो है ये लिख करके मुझे बताने हैं। मैं एक बार और आपको स्पेलिंग प्रॉपरली दिखा देती हूं अगर आपको नहीं समझ में आई है। सी दिस इज नियोटेनी, फटाफट से स्पेलिंग नोट करो, नियोटेनी, NEOTENY। देन वी हैव पेडोजेनेसिस, PAEDOGENESIS। देन वी हैव एंड्रोजेनेसिस, ANDROGENESIS। एंड देन वी हैव गाइनोजेनेसिस जो मैं लिख चुकी हूं ऑलरेडी, GYNOGENESIS। एंड देन वी ऑल्सो हैव पार्थेनोजेनेसिस। फटाफट से ये सारे नाम्स अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्योंकि जब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इनमें से एक ऑप्शन आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला क्या होता था। मैडम ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स मैंने पूरा पढ़ा है पर और कुछ टाइप तो नहीं पढ़े, मुझे तो बस सिंगेमी मालूम है। ऐसा नहीं करना है, पूरा एनलाइटमेंट, पूरे टॉपिक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लिख लिया? ठीक है, अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स, जो मैं आपको सिंगेमी बता चुकी हूं वो क्या कहता है। सी इट सेज हायर एनिमल्स में सिंगेमी का प्रोसेस होता है। मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा है, मेन मोड है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन क्राइटेरिया। द मेल एंड फीमेल गैमीट इंडिविजुअल्स आर जनरली डिफरेंट। मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स डिफरेंट है। हमें भी मालूम है कि जो मेल इंडिपेंडेंट होता है वो डिफरेंट होता है और जो फीमेल इंडिविजुअल होती है वो डिफरेंट होती है। सारे ऑर्गेनिजम्स में, है ना, सारे ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल, जब हमें मेल अलग मिल रहा है और फीमेल अलग मिल रही है तो दोनों के रिस्पेक्टिव गैमीट्स भी तो अलग अलग होंगे। तो मेल बना लेता है यूजुअली स्पर्म और फीमेल बना लेती है यूजुअली ओवम। इजी, ठीक है, आगे बढ़ो। दे प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट सेपरेटली, अलग अलग बन गए,
ठीक है। आगे, फ्यूजन ऑफ दीज गैमीट्स रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब ये दोनों गैमीट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट विच प्रोड्यूस द यंग वंस, और यंग वन जो प्रोड्यूस होगा वो जाइगोट से प्रोड्यूस होगा। ये मैं आपको इतना लिखा चुकी हूं, इफ यू वांट टू राइट दिस आप लिख सकते हैं। डन, ओके। ये वाला पोर्शन भी आप लिख सकते हैं। डन, आई होप दिख रहा है ये, ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कुछ डेविएशंस के बारे में जानते हैं कि डेविएशंस क्या क्या हैं। डेविएशंस इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज इन एनिमल, कुछ अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में देखा गया, वो क्या था? दो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमन मेथड्स। सबसे ज्यादा कॉमनली जो मेथड देखा जाता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे एनिमल्स में, ठीक है। ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन एनिमल्स मेनी डेविएशंस, इसके बाद भी कुछ अलग अलग हमारे पास प्रोसेस होते हैं। दे आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज ऑफ एनिमल, जो एनिमल के ही रिप्रोडक्शन में देखी जा रही है। तो वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? पहला है नियोटेनी। तो नियोटेनी पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं पेडोजेनेसिस, और फिर इन दोनों को एक साथ समझेंगे। नहीं समझा एक साथ तो कंफ्यूज रहोगे। देखो, नियोटेनी क्या कहता है? सिर्फ सुनना समझाने का काम मेरा है, आपको लर्न कराने का काम भी मेरा है। अभी सिर्फ सुनो, सिट बैक, रिलैक्स एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। नियोटेनी क्या है? लार्वा ऑफ सम एनिमल फेल टू गो थ्रू नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस। लार्वा फॉर्म किसी एनिमल में मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाता, तो क्या होता है? दे रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब बेचारा कब तक वेट करता कि मेरा मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर मैं अडल्ट बनूंगा, मेरा मेटामॉर्फोसिस कराओ, फिर मैं अडल्ट बनूंगा। पेशेंस इसमें था नहीं। जैसे हम में पेशेंस नहीं होता ना, लड़कियों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है। वो कोशिश करती है ऐसा दिखाने की कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, ऐसा मैं भी करती हूँ। पेशेंस हम में नहीं है, हम पैदा ही नहीं होते पेशेंस के साथ। इनमें भी नहीं था। इनने क्या किया कि अपने लार्वा को कब तक वेट कराते? मेटामॉर्फोसिस हो नहीं रही थी तो सीधे जाकर सेक्सुअल मैच्योरिटी करवा दी, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो गए नाउ इन द लार्वल स्टेज ओनली। और फिर उसने सेक्सुअल जब डेवलपमेंट हो गया तो उसने रिप्रोडक्शन कर लिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोलोटल लार्वा ऑफ नेक्टुरेंस। एग्जाम्पल क्या है? लार्वा ऑफ नेक्टुरेंस। अभी इतना समझ में आया? मुझे पता है 100% समझ में नहीं आया। इसके आगे का पढ़ते हैं। इसके आगे का कहता है कि अगर पेडोजेनेसिस हुई तो पेडोजेनेसिस को हम और क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन बाय चाइल्ड। बच्चा रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन बाय चाइल्ड, एंड इट इज द रिप्रोडक्शन बाय इमेच्योर लार्वल एनिमल कॉज्ड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मैच्योरेशन। भाई मैच्योरिटी जल्दी आ गई है, लार्वा का ही फॉर्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें नियोटेनी की, ठीक है, एक तरफ हम ले लेते हैं नियोटेनी, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं पेडोजेनेसिस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब ये हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्या मैम वही बार बार लार्वा है और वही तो रिप्रोडक्शन कर रहा है, कैसे समझ में आएगा कि ये कौन है? देखो होता क्या है, अगर हम नियोटेनी की बात करें तो नियोटेनी में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक अडल्ट ही है। वो क्या है? एक अडल्ट ही है। लेकिन इस अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अभी भी लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन्ड है, यानी कि लार्वा वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बच गए। वो समय के साथ खुद तो अडल्ट हो गया है लेकिन लार्वल कैरेक्टर्स नहीं गए, तो है तो वो लार्वा ही जैसा, भले ही वो मैच्योर हो। तो इट इज एन ऑर्गेनिज्म हु इज अडल्ट विथ रिटेन्ड लार्वल कैरेक्टर्स। ये जो टॉपिक है ये आपके एमएससी बीएससी जूलॉजी में पढ़ाया जाता है। आपको सिर्फ कुछ माइन्यूट चीजें ही समझनी है, बस वो माइन्यूट चीजें ही आपको याद रखनी है। तो नियोटेनी होता है जब एक ऑर्गेनिज्म अपने लार्वल स्टेज में ही रहा, अपने लार्वल कैरेक्टर्स रखे रहा, उसमें मैच्योरिटी नहीं आई थी, पर एक्चुअली में वो एक अडल्ट था जिसमें रिटेन्ड लार्वल कैरेक्टर्स है, और अब वो अगर रिप्रोड्यूस करे तो हम उसे नियोटेनी कहते हैं।
ठीक है। तो फिर पेडोजेनेसिस क्या होता है? पेडोजेनेसिस में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली में लार्वा है, पर उसमें अडल्ट कैरेक्टर्स आ गए हैं। यहां पर क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म इज इन लार्वल स्टेज इटसेल्फ। ये किस में है? लार्वल स्टेज में ही है। एंड रिप्रोड्यूसेस नाउ, एंड रिप्रोड्यूसेस नाउ। ठीक है। तो हुआ क्या कि जो नियोटेनी थी, इसमें एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर उसके लार्वा के कैरेक्टर्स गए नहीं है, फिर भी वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। और पेडोजेनेसिस में क्या हुआ कि बेचारा वो बच्चा ही है, लार्वा ही है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन करने लग गया। यहां पे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म जिसमें लार्वा के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, वो ही रिप्रोडक्शन कर रहा है। यहां पर लार्वा खुद रिप्रोडक्शन करने वाला है, खुद रिप्रोडक्शन कर रहा है लार्वा। ठीक है, अडल्ट नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है नियोटेनी और पेडोजेनेसिस में। आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक बार और बता देती हूं। नियोटेनी में ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर अपने लार्वा के कैरेक्टर्स अब भी प्रेजेंट है और फिर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। पेडोजेनेसिस में खुद लार्वा रिप्रोडक्शन करने वाला है। द ऑर्गेनिज्म इज ओनली लार्वा। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन बाय द चाइल्ड। बच्चे के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। द रिप्रोडक्शन इज immature is done by immature larval animal। वो बेचारा छोटा सा बच्चा है, वही रिप्रोडक्शन कर दे रहा है, caused by acceleration of maturation। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी आ गई। ऐसा क्यों हुआ कि बच्चा रिप्रोडक्शन कर रहा है? ड्यू टू सेक्सुअल मेच्योरिटी, ड्यू टू सेक्सुअल मेच्योरिटी। सेक्सुअल मेच्योरिटी आ गई उसमें। और यहां पर क्या है? रिटेन्ड लार्वल कैरेक्टर्स हैं। ये इमेच्योर नहीं है, ये मेच्योर है, ये अडल्ट है। ऑलराइट, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। डन? ओके। अब हम एक बार और इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमें इससे थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन दोनों में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, नियोटेनी क्या है? लार्वा ऑफ सम एनिमल फेल्ड टू गो थ्रू नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस। लार्वा था, मेटामॉर्फोसिस उसमें नहीं हुई, इसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी इन लार्वल स्टेज ओनली। और क्योंकि मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही थी, पर उसका जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो लार्वल स्टेज में ही उसके हो गए मेच्योर। तो मेच्योर तो हो गया ऑर्गेनिज्म। बाय एग्जाम्पल क्या है? एक्सोलोटल लार्वा ऑफ नेक्चुरेंस। एक्सोलोटल लार्वा ऑफ नेक्चुरेंस, ये हो गया हमारा नियोटेनी। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो हमारा पेडोजेनेसिस है वो क्या है? एक बार इसे भी फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पेडोजेनेसिस मैंने क्या बताया कि यहां पर बच्चा रिप्रोडक्शन करने वाला है। चाइल्ड इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस। इट इज द प्रोसेस बाय इमेच्योर और लार्वल एनिमल। जो मेच्योर नहीं था उस लार्वल एनिमल ने रिप्रोडक्शन कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी समय से पहले मैच्योरेशन आ गया। एंड इट अकर्स इन स्मॉल फिशेस। तो एग्जांपल स्मॉल फिशेस यहां पर और नेक्चुरेंस के लार्वा वहां पर। तो ये हो गई दोनों बातें, पेडोजेनेसिस और नियोटेनी। आगे है एंड्रोजेनेसिस एंड एंड्रोजेनेसिस एंड गाइनोजेनेसिस। एक बार इसे रीड कर लेते हैं और फिर इन दोनों को भी साथ में समझेंगे, उसके बाद मूव ऑन करेंगे पार्थेनोजेनेसिस पे। देखिए, अगर हम एंड्रोजेनेसिस की बात करें तो ये जो वर्ड है इसमें एंड्रो जो आया है वो एंड्रोशियम से आया है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, अब इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथ पैटर्नल यानी कि स्पर्म क्रोमोसोम ओनली, अकम्प्लिश्ड बाय रिमूविंग और डिस्ट्रॉइंग एग न्यूक्लियस बिफोर सिंगेमी। यहां पर सिर्फ जो स्पर्म है उससे रिप्रोडक्शन हो गया, एग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सिंगेमी नहीं होने दी यानी कि फ्यूजन नहीं होने दिया। अभी मैं समझाती हूं। दूसरा है गाइनोजेनेसिस। यहां लिखा हुआ है कि स्पर्म पेनिट्रेट्स एग एंड स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट बट सून इट गेट्स डीजेनरेटेड, डू नॉट टेक पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड गाइनोजेनेसिस। और सीडोगेमी और पार्शियल फर्टिलाइजेशन कहां देखा जाता है? इट इज सीन इन रैबिडिटिस, राउंडवर्म्स एंड ड्यूगेसिया यानी कि फ्लैटवर्म। एक्चुअली ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये जो दोनों प्रोसेस हैं एंड्रोजेनेसिस और गाइनोजेनेसिस के, इसमें क्या होता है कि एक तरफ हम एंड्रोजेनेसिस ले लेते हैं,
और एक तरफ हम गाइनोजेनेसिस ले लेते हैं। दोनों में क्या होता है, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या होगा, इन दोनों के अंदर अगर हम एंड्रोजेनेसिस की बात करें तो सीधा सिंपल मतलब समझो, यहां पर मेल गैमीट अकेले से, मेल गैमीट अकेला था, यानी फॉर एन इंस्टेंस हम स्पर्म ले लेते हैं, हमारे पास मेल गैमीट अकेला था, ठीक है। इसने खुद ही क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन कर दिया, इसने खुद ही रिप्रोडक्शन कर दिया। अब आप बोलोगे मैम ऐसा तो हमें पार्थेनोजेनेसिस में भी देखने को मिलता है, तो फिर उसमें और इसमें अंतर क्या है? देखो अंतर यह है, पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो खुद से हो जाता है, लेकिन ये जो एंड्रोजेनेसिस का क्राइटेरिया था और जो गाइनोजेनेसिस का क्राइटेरिया था, ये एक्चुअली जब एनिमल्स में देखा गया तो ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली डेवलप हुआ था प्लांट्स के लिए भी, और प्लांट्स के लिए लोगों ने इसे खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। अगेन एमएससी बीएससी का टॉपिक है, लेकिन हमें थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एंड्रोजेनेसिस में क्या होता है कि मेल गैमीट लिया जाता है। जैसे मान लो अगर मैं फ्लावर का एग्जांपल आपको दूं, तो एक फ्लावर के अंदर जब वो क्लोज्ड फ्लावर होता है, ये क्लोज्ड फ्लावर है, ठीक है, एक्चुअली ये ओपन लग रहा है, अगर हमारे पास क्लोज्ड फ्लावर है इस तरीके का, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ओपन करेंगे, लैब में ले जाएंगे, ओपन अप करेंगे, तो यहां का ऊपर का पोर्शन हमने खोल दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बैठा होगा, इसके अंदर होगा मेल और फीमेल पार्ट, तो ये हमने बना लिया मेल पोर्शन, ये हमने बना लिया फीमेल पोर्शन, इस तरीके से ये फीमेल पोर्शन बना लिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फीमेल पोर्शन को कर देते हैं ब्लॉक, ढांक देते हैं, इसमें से सिर्फ पोलन निकालते हैं और फिर उससे डेवलपमेंट करा देते हैं, अब लैब में फेवरेबल कंडीशन में डेवलपमेंट करा देते हैं, और वो जो डेवलपमेंट होता है, जो पहली बार टिश्यू बनता है, उसको हम कहते हैं कैलस, तो वो कैलस बनाते हैं और कैलस से फिर ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये एक प्रोसेस देखी जाती थी कहां पर, प्लांट्स में, जो हम करते थे आर्टिफिशियली, लेकिन यही प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है, और एनिमल्स में हमने नहीं कराया। एनिमल्स में खुद ब खुद उस एनिमल का कैरेक्टर ऐसा है कि वो जो उसका मेल गैमीट है, अपने आप मेल गैमीट से वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्शन करके एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। अगर एंड्रो इज फॉर मेल पोर्शन, अगर एंड्रोजेनेसिस हो रहा है तो अकेले मेल स्पर्म से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, without the process of fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन किए क्या हो गया, सिर्फ मेल से ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, तो एंड्रोजेनेसिस। व्हेन सिमिलर थिंग हैपेंस विथ फीमेल गैमीट, तो हम उसे बोलते हैं गाइनोजेनेसिस। गाइनी जो वर्ड होता है, इट इज ऑलवेज रेफर्ड टू एज फीमेल। तो यहां पर क्या होगा कि जो फीमेल गैमीट होगा उसके साथ कुछ समय के लिए आके जुड़ जाता है मेल गैमीट, ठीक है। जैसे ही आके जुड़ता है उसको भाई ज्यादा पसंद नहीं आता, तो मेल गैमीट हो जाता है डीजेनरेट, ये हो गया डीजेनरेट यानी कि टूट गया। तो अब जो डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनिज्म का वो फीमेल गैमीट से ही होगा। तो फीमेल गैमीट डेवलप्स अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। ये तो एनिमल की बात हो गई। सिमिलर प्रोसेस प्लांट्स में भी देखा जाता है, जहां हम एक ऐसा ही फ्लावर लेते हैं जो बंद है, उसमें मेल पोर्शन पोलन्स को हम हटा देते हैं, सील ऑफ कर देते हैं, सिर्फ बचाते हैं क्या, फीमेल गैमीट, और उस फीमेल गैमीट को लैब में अंडर फेवरेबल कंडीशंस हम ग्रो करवाते हैं, और वो ग्रो होता है कैलस में, और फिर उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। सो दिस इज एंड्रोजेनेसिस एंड गाइनोजेनेसिस व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट। लेकिन एनिमल में भी एंड्रोजेनेसिस और गाइनोजेनेसिस
एंड्रोजेनेसिस देखा जाता है, तो एंड्रोजेनेसिस जो है वहां पर स्पर्म यानी कि मेल पोर्शन से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, और जो गाइनोजेनेसिस है वहां पर फीमेल जो गैमीट है उसके साथ एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। जरूरी नहीं है कि बिना फर्टिलाइजेशन, यहां फर्टिलाइजेशन हुआ था, कुछ समय के लिए हुआ था, और उसके बाद मेल गैमीट जो है वो डीजनरेट हो गया यानी कि टूट गया, और फिर जो बचा हुआ फीमेल गैमीट है उसने नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। नोटेड डाउन, नोट कर लीजिए इसको। डन, ओके। अब हम इसको वापस से एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, एंड्रोजेनेसिस कहता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद पैटर्नल यानी कि स्पर्म से, स्पर्म क्रोमोसोम से एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एम्ब्रियो डेवलप हो गया, अकम्प्लिश्ड बाय रिमूविंग डिस्ट्रॉइंग एग न्यूक्लियस। या तो हमने जो एग है वो निकाल दिया, या तो एग खुद से डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम उसे बोलेंगे क्या, इट इज द एंड्रोजेनेसिस। ठीक, इसके बाद गाइनोजेनेसिस में क्या हुआ, गाइनोजेनेसिस में, इन गाइनोजेनेसिस स्पर्म पेनिट्रेट्स द एग एंड स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट बट सून इट गेट्स डीजनरेटेड। स्पर्म तो आया था बेचारा, लेकिन घुसा भी, वो फ्यूजन भी करा उसने ओवम में, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी वो डीजनरेट हो गया और उसने नया एम्ब्रियो बनाने के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया, और जब नहीं किया तो फीमेल ऑर्गेनिज्म, फीमेल गैमीट जो है, सॉरी ऑर्गेनिज्म बोल दिया मैंने, फीमेल गैमीट जो है वही अकेला एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सीडोगेमी यानी कि झूठ मूठ का फर्टिलाइजेशन या फिर पार्शियल फर्टिलाइजेशन, आधा अधूरा हुआ, आया जुड़ा फर्टिलाइजेशन हुआ, टूट गया, तो पार्शियल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है रेबैटिस राउंडवर्म या फिर डुगेसिया which is flatworm. Note it down. डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है। डन, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप हमारा है पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट टाइप इज पार्थेनोजेनेसिस। सबसे इजी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना जो है वो कौन सा है, पार्थेनोजेनेसिस। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो इजी है, अरे बहुत, अगर कहानी समझ के याद रख लिया तो जीवन भर याद रहेगा। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो बन रहा है फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन गया। तो ये गाइनोजेनेसिस और एंड्रोजेनेसिस से कैसे अलग है, वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस थे, लेकिन जो दूसरा वाला गैमीट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, डीजनरेट हो गया, एम्ब्रियो बनाने में उसने साथ नहीं दिया। लेकिन यहां पर तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं था, सीधे अनफर्टिलाइज्ड एग से है ना, अनफर्टिलाइज्ड एग से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। और इफ स्पर्मेटोजोवन डज पेनिट्रेट द एग, नो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। अगर मान लो कि मेल गैमीट के अंदर फीमेल गैमीट के अंदर मेल गैमीट पेनिट्रेट कर भी जाता है, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उनके न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं होने वाले। इट अकर्स इन रोटिफर्स, गैस्ट्रोपोड्स, लिजर्ड, क्रस्टेशियंस एक्सेट्रा। मेल ड्रोन्स इन हनी बी आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। और जो हनी बी है, सबसे कॉमन, सबसे बढ़िया एग्जांपल पार्थेनोजेनेसिस का इज दी हनी बी, जहां पर यह प्रोसेस देखा जाता है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट इट डाउन, लिख लो इसको। नोट कर लिया। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं, होता क्या है। वैसे मैंने ये आपको मतलब कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे भी समझा दिया था, पर मैं एक बार और बता देती हूं पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें हनी बी का, हनी बी, तो हनी बी की कॉलोनी में अगर हम हनी बी की बात करें तो इसकी कॉलोनी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। Let us talk about the colony of honeybee. ऑल राइट, अभी समझ गए होगे कैसा है। चलो, अब ये जो हनी बी का हाइव है, यहां पर बहुत सारी हनी बीज रहती हैं। तो किस टाइप की, कितने टाइप की हनी बीज रहती हैं? सो दे हैव इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज। ठीक है, क्या क्या है वो टाइप्स ऑफ हनी बी? एक है क्वीन, दूसरे हैं फीमेल वर्कर, तीसरे हैं मेल जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं,
एक्चुअली अगर मैं इन मेल ड्रोन्स की बात करूं तो आपको पता है ये ऐसा नहीं है कि बीहाइव के अंदर पाए जाते हैं, ये बाहर पाए जाते हैं। मेल ड्रोन्स जो हमेशा बीहाइव में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये 3 टाइप के लोग होते हैं इनकी कॉलोनी में। अब जो क्वीन है वो नेचर में कैसी है? फर्टाइल है। ये नेचर में कैसी है? फर्टाइल है। मेल कैसे हैं? फर्टाइल है, यानी कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। बट लेकिन जो फीमेल वर्कर होती हैं वो कैसी होती हैं? स्टेराइल। वो कैसी होती है? स्टेराइल। ठीक है, अब हम एक क्वीन हनी भी ले लेते हैं। ये क्वीन हनी भी जो है ये जाती है अपने बीहाइव से निकलकर फॉर द मीटिंग पर्पस। तो ये घूमती हुई कहीं पर हवा में पहुंची, इसके पीछे पीछे जो मेल ड्रोन्स हैं वो भी जाते हैं इसको फॉलो अप करने के लिए। देखा है ना, अक्सर लड़कियों के पीछे लड़के ही जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हमारी बायोलॉजी कहती है। ना ना ना, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है। मानना बायोलॉजी का है कि हमेशा फीमेल के पीछे ही मेल जाता है। ठीक है, तो ये बेचारा मेल ड्रोन जा रहा है कि भाई मेरे साथ क्वीन मेट कर ले। तो अब देखो हमेशा क्या होता है, लड़कों के पास मुझे नहीं पता ऑप्शंस होते हैं या नहीं, लड़कियों के पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। हमेशा एट एनी एज, एट एनीथिंग और एनीवेयर, गर्ल्स ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। तो अब इसके पीछे पीछे जो फर्टाइल हनी भी जा रही है ना, इसके पीछे पीछे बहुत सारे मेल ड्रोन्स जा रहे हैं। अब किस्मत है, इट इज द मैटर ऑफ फेट, ये किस्मत की बात है कि कौन सा वाला फर्टिलाइजेशन कर लेगा। अब यहां पे मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया, हम ऐसा मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये हमारी फीमेल हनी बी है, ये हमारी फीमेल हनी बी है जो कि कैसी है? क्वीन है, जो कि कैसी है? क्वीन है। ठीक है, इसके पास प्रेजेंट है इसके खुद के एग्स, इसके पास प्रेजेंट है इसके खुद के एग। ठीक है, अब इसमें से मान लो जिसके साथ भी फर्टिलाइजेशन हुआ था वो जो भी किस्मत का धनी मेल रहा होगा उसके मेल गैमीट ये अपने पास रख लेती है। तो ये मेल गैमीट को अपनी बॉडी में रख लेगी। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि यहां इस सुंदर सी प्यारी सी फीमेल क्वीन हनी बी के पास खुद के एग भी प्रेजेंट है, और जो इसने मेल से लिया है ना, जो मेल से इसने मेल गैमीट लिए वो भी इसने लेके रख लिए और मेल को मार दी है लात, भैया अब तू जा। मतलब ये उसे ड्रॉप कर देती है। यार फीमेल्स का मतलब शुरू से ही प्रॉब्लम है, हनी भी ऐसा कर रही है तो फिर आप हमसे तो, है ना। तो आया, मीटिंग हुई, इसने ड्रॉप कर दिया, भगा दिया उसको, मार दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या करें? मेल गैमीट है और एग प्रेजेंट है तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो ये क्या करेगी कि ये परफॉर्म करेगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करवा देगी। ठीक है, और गैमीट्स हमेशा नेचर में कैसे होते हैं? गैमीट्स हमेशा नेचर में हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि ये भी एन था और ये भी एन है। तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बनेगा डिप्लॉइड। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे इससे? इससे बनेगी एक तो क्वीन, यानी ऐसी फीमेल जो क्या हो? फर्टाइल। दूसरा वर्कर फीमेल, एक समय ऐसा आएगा जब ये जो मेल गैमीट है ना इसके पास, ये हो जाएंगे खत्म, सारे मेल गैमीट हो गए खत्म, अब बचा सिर्फ फीमेल गैमीट एक्स्ट्रा है, उसका क्या करें? तो ये क्या करती है? एक नई चीज, ये एक नई चीज करती है कि जो अपने फीमेल गैमीट है, जो इसके पास फीमेल गैमीट है ना, उनसे डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन करा देती है। रख के क्या करेंगे? जब है उसके पास गैमीट तो क्या करेगी? रख के डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन करा दे रही है, बोल रही है मुझे मेल गैमीट की और जरूरत नहीं है, मैं सीधे फर्टिलाइजेशन कर दूंगी। तो ये फीमेल गैमीट अगर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन कर दे, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, डायरेक्ट एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करा दे, तो ये फीमेल गैमीट विच इज अनफर्टिलाइज्ड, it produces male, it produces what? male drones, ये मेल ड्रोन्स बना देती है। ठीक है, तो नो डाउट मेल ड्रोन्स क्या थे? हैप्लॉइड थे।
ठीक, तो ये फीमेल गैमीट के पास जो बचा कुचा इसका फीमेल गैमीट रह गया था, उससे इसने अगर एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करा दिया तो ये कहलाएंगे मेल ड्रोन्स। और यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन से डेवलप होगा तो दो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे। कौन कौन से? क्वीन डेवलप होगी, यानी कि फर्टाइल क्वीन, फर्टाइल फीमेल, और वर्कर फीमेल भी डेवलप होंगी, विच आर स्टेराइल फीमेल। वो टोटली उसकी मर्जी है। ठीक है, अब ये पिक्चर समझ में आ गई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इस तरीके से पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। नोट कर लीजिए इसको। डन, ऑल राइट, अभी इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बार रीड करते हैं फिर से। पार्थेनोजेनेसिस क्या कहता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियो डेवलप हुआ अनफर्टिलाइज्ड एग से, तब मेल ड्रोन बने थे। और ये सिचुएशन कब आई? जब मेल गैमीट खत्म हो गए थे और बचे थे ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ फीमेल गैमीट। तो और इफ अ स्पर्मेटोजोअन डज पेनिट्रेट द एग, मान लो अगर पेनिट्रेशन हुआ भी था तो यूनियन नहीं हो पाया था मेल और फीमेल गैमीट का, तो ऐसी सिचुएशन कहां देखी जाती है? इट इज सीन इन रोटिफर्स, गैस्ट्रोपोड, एक्चुअली गैस्ट्रोपोड लिजर्ड्स, एंड इट इज द प्रोसेस जहां पर क्रस्टेशियंस भी अपने ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस से डायरेक्टली विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन सिंगल गैमीट। मेल ड्रोन्स इन हनी बी आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। मेल ड्रोन का प्रोसेस मैंने आपको अभी दिखाया, नोट करो इसको। डन, ऑल राइट। अब ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। वो टाइप्स क्या क्या हैं देखो जरा, वो टाइप्स क्या क्या है? इट इज दी एरहेनोटॉकी, थैलीटॉकी, एम्फीटॉकी। अब ये सब क्या है मैम? ये तो हमें बड़ा डिफिकल्ट सा साउंड कर रहा है। मैं हूं ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। मैं समझा दूंगी तो बोलोगे ये मैम कैसी चीज थी, इतना हम डर रहे थे और इतनी सिंपल सी चीज थी। अक्सर ऐसा होता है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो ये पढ़ते हैं तो उन्हें याद रहता है, लेकिन पढ़ने के कुछ समय बाद, क्योंकि रिवीजन करते नहीं, कुछ समय के बाद वो इसे भूल जाते हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट, एंड फॉर दैट पर्पस आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख करके बताओगे कि एरहेनोटॉकी में कौन बनेगा, थैलेटॉकी में कौन बनेगा, और एम्फीटॉकी में कौन बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एरहेनोटॉकी। तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूं। एरहेनोटॉकी में आपको याद करना है मेल, और थैलेटॉकी में आपको याद करना है फीमेल। थैलेटॉकी में क्या याद करना है? फीमेल। ठीक है, थैलेटॉकी में आप याद करोगे फीमेल। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट, एम्फीटॉकी में क्या याद करोगे? पार्थेनोजेनेसिस, एग में डेवलप इनटू इंडिविजुअल ऑफ एनी सेक्स। यानी मैडम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर पार्थेनोजेनेसिस हो रही है यानी कि एक ही गैमीट से ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म अगर मेल बना तो एरहेनोटॉकी, फीमेल बना तो थैलेटॉकी, और दोनों में से कुछ भी बनता है तो एम्फीटॉकी। एरहेनोटॉकी, थैलेटॉकी, एम्फीटॉकी। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स क्या क्या हैं? ठीक है, तो वी हैव 3 टाइप्स, 1, 2 एंड 3। 3 टाइप्स है हमारे पास। क्या क्या है? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है एरहेनोटॉकी। एरहेनोटॉकी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है थैलेटॉकी। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एम्फीटॉकी। ठीक है, अब जब भी एरहेनोटॉकी होगी उस दौरान बनने वाला ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? जब भी ये प्रोसेस होगा एरहेनोटॉकी का, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा? एक सिंगल गैमीट से अगर मेल बन जाए तो वो है एरहेनोटॉकी। इसे इसी तरीके से याद करेंगे। अगर सिंगल गैमीट से
फीमेल बन जाए, सिंगल गैमीट से अगर फीमेल बन जाए तो उसे हम कहते हैं थैलोटॉकी। और अगर एम्फीटॉकी होगा तो सिंगल गैमीट से, एम्फी का मतलब क्या होता है, जैसे एम्फीबियन होता है, तो एम्फीबियन वो होता है जो लैंड पे भी रहे और पानी में भी रहे। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को कहते थे, क्यों कहते थे, क्योंकि वो लैंड पे रहने लगा था लेकिन पानी की जरूरत थी। जहां दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसको हम कहते हैं एम्फी, ठीक है। एम्फी इज अगेन फॉर टू थिंग्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वन सिंगल गैमीट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनी सेक्स, बी इट मेल बी इट फीमेल, वो कुछ भी बना सकता है। सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एनी सेक्स। एनी सेक्स, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि एम्फी का मतलब ही होता है, एम्फी का मतलब होता है टू, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ईदर मेल ईदर फीमेल। अब याद रहेगा, फटाफट से इसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है। एरिनोटॉकी लिखोगे, एरिनोटॉकी के आगे एक डैश लगाओगे और लिखोगे क्या प्रोड्यूस होने वाला है, मेल। थैलोटॉकी में एक डैश लगाओगे और लिखोगे क्या प्रोड्यूस होने वाला है, फीमेल। और एम्फीटॉकी में एक डैश लगाओगे और लिखोगे क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इट कैन बी एनीथिंग, ईदर मेल ईदर फीमेल। नोट इट डाउन, कर लिया, डन, याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना तो सबको याद रहेगा आई बिलीव, कि इसमें बनेगा फीमेल, इसमें बनेगा मेल, और इसमें कोई भी सेक्स प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। नोट इट डाउन, ठीक है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, जब जैसा ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है उसके बेसिस पे हमने बताया है, ठीक है। यहां पर देखो, अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। In this type, what will happen? Males are produced by parthenogenesis के प्रोसेस से मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, रोटीफर, हनी बी, वास्प एंड टर्की। हनी बी का एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं भूल सकता। दूसरा, थैलेटॉकी में क्या होता है, only females are produced by parthenogenesis, Lacerta, Saxicola and Typhilina। बहुत बढ़िया नाम है, Lacerta, Saxicola, Typhilina। ऐसा लगता है कि तीन लड़कियां जा रही हैं तो वो तीनों क्या बनेंगी, फीमेल बनेंगी, पार्थेनोजेनेसिस से बनेंगी, यानी कि थैलेटॉकी से, ठीक है। इसके बाद एम्फीटॉकी में क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस में प्रोड्यूस, पार्थेनोजेनेसिस हुई तो पार्थेनोजेनेटिक एग था, अब वो डेवलपमेंट किसी का भी कर सकता है, चाहे वो मेल बना दे चाहे फीमेल बना दे, तो ये एम्फी होता है, तो इसका एग्जांपल है एम्फिस एफिया, एम्फिस एफिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स याद करके बताने हैं, याद करके मुझे डेफिनेटली मैसेज करोगे कि एग्जाम्पल्स के साथ ये बात आपने याद कर ली है या नहीं कर ली है, ठीक है। वहां पर ये थैलेटॉकी की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, ये थैलेटॉकी की स्पेलिंग सही कर लेना, मैंने गलत लिख दी थी, सॉरी, थैलेटॉकी, ठीक है। ऑल राइट, नोट कर लो इसको, ये वाला तो आपने नोट कर लिया था होपफुली, इसको नोट कर लो, ठीक है। दीज आर दी फर्दर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच हैपेंस, विच अकर इन दी प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में कौन ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके बेसिस पर एरिनोटॉकी, थैलेटॉकी, एम्फीटॉकी। नोट कर लिया, डन, ऑल राइट। तो यहां पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है जहां पर हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे इन दी एनिमल्स विच आर टेकिंग प्लेस, और हायरार्की देखी कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ था। पहले बिना गैमीट के, फिर गैमीट आए, फिर सेक्स ऑर्गन्स आए, उसके बाद भी कई सारे प्रोसेसेस आए, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस, गायनोजेनेसिस, नियोटेनी, पेडोजेनेसिस, और जो पार्थेनोजेनेसिस था उसके भी टाइप्स थे, एरिनोटॉकी, थैलेटॉकी, एम्फीटॉकी। इतना हमने आज के सेशन में किया कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक लेकर इसी चैप्टर का मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक आप ये सारे सेशंस जो है इन्हें रिवाइज करते रहिए, अभी से इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनके मीनिंग और उनके एग्जांपल्स याद करते चलिए। आप ये सब कुछ कहां कर सकते हैं, आपको जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। जैसे ही आप वहां जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा अबाउट एक्सप्लोरिंग द टॉप कोर्सेज, वहां एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आप जाके देखोगे तो आपको नीट यूजी 12th एंड नीट यूजी 11th के टॉपिक्स दोनों दिख जाएंगे। जो भी आप रिवाइज करना चाहते हो, अगर आप 12th में हो और 11th रिवाइज करना चाहते हो तो ये एक्सेस करके देख सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप 12th के ही टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, 11th आपका अच्छे से हो गया है, तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दो।
यहां जाके वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो एक इस तरीके का पेज ओपन होगा जो डिस्क्रिप्टिव पेज है, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहां लिखा है वॉच ऑल वीडियोस, यहां चैप्टर का नाम, चैप्टर के नाम पे क्लिक करो, टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी, टॉपिक जो भी रिवाइज करना है उसके ऊपर वॉच नाउ क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करोगे तो आपका वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप बहुत आसानी से अपना रिविजन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, उनके वीडियोस देखने के बाद, 1-2 वीडियोस के बाद भी आपको कोई फीस नहीं देनी, आप बहुत आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको थोड़ा सा तो प्यार देना पड़ेगा। क्या करना है, लाइक जरूर कर देना है वीडियो को अगर समझ में आ गया है, और सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स याद हो गए तो लाइक जरूर करना है, और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना है। हर इंपॉर्टेंट अपडेट, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक आपको खुद ब खुद मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन ले लेने से, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है सबसे पहले वर्चुअल ग्रुप में, फिर अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स के ग्रुप में और अपने सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडी।